बाहर आसमान में बिजली कड़क रही थी, लेकिन उस आलीशान घर के अंदर का माहौल उससे कहीं ज्यादा भयानक और तूफानी था। रोहन का भारी हाथ पूरी ताकत के साथ आराध्या के गाल पर पड़ा, जिससे वह लड़खड़ाकर ठंडे संगमरमर के फर्श पर गिर पड़ी। उसके होठों से खून की एक पतली धार बह निकली, लेकिन उसने अपनी चीख को हलक में ही दबा लिया ताकि उसका बेटा न जाग जाए। कमरे के एक कोने में खड़ी काव्या, जिसके चेहरे पर क्रूरता और जीत की एक शैतानी मुस्कान थी, इस दृश्य का आनंद ले रही थी जैसे कि यह कोई मनोरंजक नाटक हो। वह अपने हाथ में वाइन का गिलास थामे हुए थी और रोहन की हर बर्बर हरकत पर उसे अपनी आंखों से और अधिक उकसा रही थी। रोहन ने आराध्या के बालों को मुट्ठी में जकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और नफरत भरी निगाहों से उसे घूरा। वह चिल्ला रहा था कि अब इस घर पर सिर्फ उसका और काव्या का हक है और आराध्या जैसी बेकार औरत के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। आराध्या ने कोई विरोध नहीं किया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर डर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसके दिल में एक ऐसा राज दफन था जिसे ये दोनों सपने में भी नहीं सोच सकते थे। अभी कुछ ही घंटे पहले उसे अपने वकील से पता चला था कि वह 65 मिलियन डॉलर के विशाल साम्राज्य की अकेली वारिस है, लेकिन वह 65 मिलियन डॉलर है। उसकी दिल्लास दोनों अपनी सुरक्षा के खातिर इस बात को अभी गुप्त रखना चाहती थी। तभी सीढ़ियों के ऊपर से एक मासूम और डरी हुई आवाज आई, जिसने उस तनावपूर्ण माहौल को कुछ पलों के लिए थाम दिया। 5 साल का अंश अपनी छोटी सी टेडी बियर को छाती से लगाए आंसुओं से भीगी आंखों से अपनी मां की हालत देख रहा था। रोहन ने अपने ही बेटे की मासूमियत पर तरस खाने के बजाय उसे भी बेदर्दी से खींचकर नीचे ले आया। काव्या ने नाक सिकोड़ते हुए कहा कि उसे इस गंदगी को अपने सुंदर घर में नहीं रखना है, और रोहन ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए अंश को भी धक्का देकर आराध्या के पास जमीन पर गिरा दिया। यह क्रूरता की हद थी, जिसने आराध्या के भीतर दबी ममता और क्रोध को एक साथ जगा दिया। रोहन ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए गरजती हुई आवाज में कहा कि वे दोनों इसी वक्त उसके घर से निकल जाएं, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जब आराध्या ने उठने की कोशिश की तो उसने उसे ठोकर मारकर मुख्य दरवाजे की तरफ धकेल दिया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और हवाएं चीख रही थी, मानो प्रकृति भी इस घोर अन्याय पर रो रही हो। काव्या ने आगे बढ़कर आराध्या का पुराना बैग, जिसमें कुछ कपड़े और जरूरी कागजात थे, उसके ऊपर फेंक दिया। वे दोनों शैतान इंसानियत की सारी हदों को पार कर चुके थे और उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि वे किसे घर से निकाल रहे हैं। जैसे ही भारी लकड़ी का दरवाजा खुला, बारिश की ठंडी बौछारें अंदर आ गईं और आराध्या के ताजे जख्मों पर नमक की तरह लगने लगीं। रोहन ने अंतिम बार उसे धक्का दिया, जिससे वह और अंश गीली और कीचड़ भरी जमीन पर जाकर गिरे। उसने चिल्लाकर कहा कि दोबारा कभी अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना, क्योंकि अब वह और काव्या अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। काव्या की हंसी बारिश की शोर में मिल गई, जो आराध्या के कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह चुभ रही थी। दरवाजे के बंद होने की तेज आवाज ने उनके और उस घर के बीच का आखिरी संपर्क भी हमेशा के लिए तोड़ दिया। अंधेरी रात में सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट की मंद रोशनी बारिश की बूंदों में धुंधली पड़ रही थी। आराध्या का पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और अपने रोते हुए बेटे को अपनी बाहों में समेट लिया। अंश ठंड से कांप रहा था और बार बार पूछ रहा था कि पापा ने उन्हें क्यों मारा। आराध्या ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने बेटे के माथे को चूमा, यह कसम खाते हुए कि वह उसे कभी कोई आंच नहीं आने देगी। बारिश उसके कपड़ों को भिगो रही थी, लेकिन उसके अंदर प्रतिशोध और न्याय की एक ऐसी आग जल उठी थी जिसे यह तूफान भी नहीं बुझा सकता था। वह सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे आश्रय लेने के लिए लंगड़ाते हुए चली, जहां थोड़ी सी आड़ मिल सके। उसकी जेब में वह पुराना फोन अब भी सुरक्षित था, जिसमें उसके पिता के वकील का बेहद खास नंबर था। रोहन और काव्या को लगता था कि उन्होंने एक बेसहारा औरत को बाहर फेंका है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उन्होंने उस साम्राज्य की मालकिन को चुनौती दी है जो उन्हें एक ही इशारे में बर्बाद कर सकती है। आज की यह रात भले ही दर्द और अपमान से भरी हो, लेकिन आने वाला सवेरा सिर्फ और सिर्फ आराध्या का होगा। उसने अंधेरे में चमकती बिजली को देखा, जो उसकी आने वाली शक्ति का प्रतीक थी। रात का वह भयानक प्रहर किसी तरह बीता जब बारिश की बूंदें थोड़ी थम गईं
और ठंडी हवाओं ने जोर पकड़ लिया। आराध्या अपने बेटे को लेकर पास ही के एक पुराने बस स्टॉप की टूटी हुई बेंच पर बैठी रही, जहां छत से टपकता पानी उसे लगातार भिगो रहा था। अंश उसकी गोद में सिमटा हुआ था और नींद में भी डर के मारे कांप रहा था, जिसे देखकर आराध्या का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। उसके शरीर पर लगी चोटें अब ठंडी हवा के कारण और भी ज्यादा दर्द दे रही थीं, लेकिन उसने अपनी शारीरिक पीड़ा को अपने मन की शक्ति पर हावी नहीं होने दिया। जब सुबह की पहली किरण उस गीली सड़क पर पड़ी, तो आराध्या ने अपनी सूजी हुई आंखों को खोला और देखा कि दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही है। किसी को भी एक बेबस मां और उसके बच्चे की लाचारी से कोई सरोकार नहीं था, जो समाज की क्रूरता का शिकार हुए थे। उसने अपनी जेब टटोली और कुछ सिक्के निकाले, जो शायद एक वक्त की चाय और बिस्कुट के लिए भी काफी नहीं थे, लेकिन उसके पास वह फोन अभी भी था जिसकी बैटरी आखिरी सांसें गिन रही थी, और यही वह हथियार था जो उसकी किस्मत बदलने वाला था। दूसरी ओर उस आलीशान घर में रोहन और काव्या की सुबह एक जश्न के साथ हुई थी, जहां वे दोनों अपनी जीत के नशे में चूर थे। काव्या ने रेशमी गाउन पहन रखा था और वह उस रसोई में खड़ी होकर कॉफी बना रही थी जो कल तक आराध्या की दुनिया हुआ करती थी। रोहन सोफे पर पैर फैलाकर बैठा था और यह सोचकर खुश हो रहा था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत को घर से बाहर निकाल फेंका है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे उसने कचरे की तरह बाहर फेंका है, वही अब उसके विनाश का कारण बनने वाली है। रोहन ने हंसते हुए काव्या से कहा कि वे जल्द ही इस घर को बेचकर शहर के सबसे पॉश इलाके में एक पेंट हाउस खरीदेंगे। वे दोनों यह योजना बना रहे थे कि कैसे आराध्या के फर्जी हस्ताक्षर करके जायदाद के कागजात तैयार किए जाएं, क्योंकि उन्हें कानून का कोई डर नहीं था। उनकी बातों में अहंकार और लालच साफ झलक रहा था, और वे इस भ्रम में जी रहे थे कि आराध्या अब सड़क पर भीख मांगने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। काव्या ने आराध्या की बची हुई कुछ तस्वीरों को कूड़ेदान में डालते हुए कहा कि अब इस घर में सिर्फ उनका राज चलेगा। आराध्या ने कांपते हाथों से अपने फोन को ऑन किया और वकील वर्मा का नंबर डायल किया, जो उसके पिता के सबसे वफादार मित्र भी थे। जैसे ही फोन उठा, दूसरी तरफ से एक चिंतित और सम्मानजनक आवाज आई, जो शायद कल रात से ही उसकी कॉल का इंतजार कर रही थी। आराध्या ने संक्षेप में अपनी स्थिति बताई और कहा कि वह अब अपनी विरासत और जिम्मेदारी को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। वकील वर्मा ने उसे वहीं रुकने को कहा और भरोसा दिलाया कि अगले 15 मिनट में उसकी सुरक्षा और सम्मान का पूरा इंतजाम हो जाएगा। ठीक 15 मिनट बाद एक काली चमचमाती लग्जरी कार उस गंदे बस स्टॉप के सामने आकर रुकी, जिसे देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए। कार से काले सूट में 2 सुरक्षाकर्मी निकले और उन्होंने आराध्या के सामने झुककर सम्मानपूर्वक दरवाजा खोला, जैसे वह कोई महारानी हो। आराध्या ने अंश को गोद में उठाया और उस कार में बैठ गई, जिसकी सीटों का मखमल उसके जख्मों को राहत दे रहा था। यह वही पल था जब उसने अपनी पुरानी पहचान को उस बस स्टॉप पर ही छोड़ दिया और एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ गई। वकील वर्मा के निजी कार्यालय में पहुंचते ही आराध्या और अंश का स्वागत किसी विशिष्ट अतिथि की तरह किया गया, जहां उनके लिए गर्म कपड़े और खाने का प्रबंध पहले से था। अंश ने जब भरपेट खाना खाया और सुरक्षित महसूस किया, तो आराध्या की जान में जान आई और अंश की बात की आराध्या की जान में जान आई और अंश की अतिथि की तरह जान में बाधा और आराध्या की जान में बाधा। उसने राहत की सांस ली। वकील वर्मा ने मेज पर रखी मोटी फाइलों को आगे बढ़ाया, जिनमें $65 मिलियन के साम्राज्य का पूरा ब्यौरा दर्ज था। उन्होंने बताया कि उसके पिता ने सब कुछ उसके नाम किया था, क्योंकि वे जानते थे कि एक दिन उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। आराध्या ने उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और कलम की उस एक लकीर ने उसे देश की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल कर दिया। अब वह सिर्फ एक सताई हुई पत्नी नहीं थी, बल्कि मल्होत्रा ग्रुप की चेयरपर्सन थी, जिसके पास अपार धन और शक्ति थी। उसने वकील वर्मा की आंखों में देखा और दृढ़ता से कहा कि उसे अब अपने पति और उसकी प्रेमिका को सबक सिखाना है। वकील ने मुस्कुराते हुए सहमति दी और कहा कि पूरा मल्होत्रा समूह अब उसके आदेश का पालन करने के लिए तैयार खड़ा है। अब समय था आराध्या के रूप और पहचान को पूरी तरह बदलने का, ताकि जब वह दुनिया के सामने आए तो कोई उसे पहचान न सके। शहर के सबसे बेहतरीन स्टाइलिस्ट और ग्रूमिंग एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई, जिन्होंने उसके साधारण हुलिये को एक शक्तिशाली कॉरपोरेट लीडर में बदल दिया।
उसके बिखरे बालों को एक सलीकेदार और आधुनिक स्टाइल दिया गया और उसके पुराने कपड़ों की जगह डिजाइनर सूट ने ले ली। जब वह तैयार होकर आईने के सामने खड़ी हुई तो उसे खुद पर यकीन नहीं हुआ कि वह वही औरत है जिसे कल रात पीटा गया था। आराध्या ने अपनी नई छवि को देखा और उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक ठंडी और खतरनाक आग थी जो दुश्मनों को जलाने के लिए काफी थी। उसने तय किया कि वह रोहन और काव्या पर सीधा हमला नहीं करेगी, बल्कि उन्हें धीरे धीरे तड़पाएगी और उनका सब कुछ छीन लेगी। उसने वकील वर्मा को निर्देश दिया कि रोहन के छोटे से व्यापार की जानकारी निकाली जाए और उसकी आर्थिक जड़ों को काटना शुरू किया जाए। यह खेल अब शुरू हो चुका था और इसके नियम अब आराध्या तय करने वाली थी। इधर रोहन को अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य खतरा उसके करीब मंडरा रहा हो। उसने अपनी वाइन का गिलास रखा और खिड़की से बाहर देखा, जहां मौसम अब साफ हो चुका था, लेकिन उसके मन में तूफान के संकेत मिल रहे थे। काव्या ने उसकी चिंता को मजाक में उड़ा दिया और उसे पार्टी की योजना बनाने के लिए कहा। वे दोनों अपनी अज्ञानता में खुश थे, जबकि शहर के दूसरे कोने में उनकी बर्बादी की पटकथा लिखी जा चुकी थी और उस पर मुहर भी लग चुकी थी। 1 महीना बीत चुका था और रोहन की जिंदगी में अजीबोगरीब उथल-पुथल शुरू हो चुकी थी, जो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर थी। उसके छोटे से ऑफिस में तनाव का माहौल था, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से उसके पुराने और भरोसेमंद क्लाइंट्स एक-एक करके उसका साथ छोड़ रहे थे। रोहन ने गुस्से में अपनी मेज पर रखे हुए कांच के पेपरवेट को दीवार पर दे मारा, जिससे वहां मौजूद कर्मचारी सहम गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाजार में अचानक उसकी साख क्यों गिर रही है, जबकि उसने कोई गलती नहीं की थी। वह अपनी कुर्सी पर बैठकर माथा पकड़कर सोचने लगा कि आखिर कौन सा दुश्मन है जो पर्दे के पीछे से उसके कारोबार की जड़ें काट रहा है। वहीं दूसरी ओर काव्या को रोहन की इन व्यावसायिक परेशानियों की कोई खबर नहीं थी और वह अपनी ही दुनिया में मग्न थी। जब रोहन थका हारा घर पहुंचा तो काव्या ने उसे गले लगाने के बजाय एक महंगे हीरे के हार की तस्वीर दिखाई, जिसे वह खरीदना चाहती थी। रोहन का मन किया कि वह उसे बताए कि बैंक खाते खाली हो रहे हैं, लेकिन उसका अहंकार उसे यह स्वीकार करने से रोक रहा था। उसने झूठ बोला कि अभी कुछ पैसे किसी बड़े निवेश में फंसे हैं, इसलिए उसे थोड़ा इंतजार करना होगा। काव्या ने मुंह बनाते हुए कहा कि उसे जल्द ही वह हार चाहिए, क्योंकि उसे अपनी सहेलियों को दिखाना है। वे दोनों अक्सर रात के खाने के समय आराध्या का मजाक उड़ाते थे और सोचते थे कि वह अब तक किसी सड़क किनारे दम तोड़ चुकी होगी। उन्हें इस बात का गुमान था कि उन्होंने एक मुसीबत को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया है और अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन वे नहीं जानते थे कि शहर की सबसे ऊंची इमारत की सबसे ऊपर वाली मंजिल से कोई उन पर लगातार नजर रखे हुए है। मल्होत्रा ग्रुप के आलीशान कार्यालय में बैठी आराध्या अब वह डरी हुई महिला नहीं थी जिसे उन्होंने घर से निकाला था। उसने एक गहरा नीला बिजनेस सूट पहन रखा था, जो उसके नए आत्मविश्वास और सत्ता को बखूबी दर्शा रहा था। आराध्या के सामने एक बड़ी सी मेज पर रोहन के व्यापार की पूरी जन्म कुंडली खुली पड़ी थी, जिसमें उसकी हर कमजोरी का ब्यौरा था। वकील वर्मा ने कमरे में प्रवेश किया और बताया कि योजना के मुताबिक उन्होंने रोहन की कंपनी के 60% कर्ज को गुपचुप तरीके से खरीद लिया है। अब तकनीकी रूप से रोहन के व्यापार की असली मालकिन आराध्या ही थी, लेकिन यह बात रोहन को पता नहीं थी। आराध्या के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई, क्योंकि उसने अपने दुश्मन को बिना छुए ही उसे अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था। उसने वर्मा जी को निर्देश दिया कि अभी शिकंजा और कसा जाए ताकि रोहन को सांस लेने में भी तकलीफ हो। अगले दिन जब रोहन बैंक गया ताकि अपने पुराने लोन को आगे बढ़वा सके, तो उसे वहां एक और बड़ा झटका लगा। बैंक मैनेजर ने उसे अपने केबिन में बुलाकर साफ शब्दों में कह दिया कि ऊपर से सख्त आदेश हैं कि उसे अब एक भी रुपया उधार नहीं दिया जाएगा। रोहन ने मैनेजर पर चिल्लाते हुए पूछा कि आखिर वह किसका आदेश मान रहा है, लेकिन मैनेजर ने केवल कंधे उचका दिए और उसे बाहर जाने को कहा। रोहन अपमानित होकर बैंक से बाहर निकला तो उसे महसूस हुआ कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ साजिश रच रही है। उसका आत्मविश्वास अब धीरे धीरे डर में बदलने लगा था और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। घर पर भी माहौल अब पहले जैसा खुशमिजाज नहीं रह गया था, क्योंकि पैसों की तंगी के कारण रोहन और काव्या के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। काव्या को अपनी विलासिता में कमी बर्दाश्त नहीं थी
और वह बार बार रोहन को ताने मारती थी कि वह एक हार तक नहीं खरीदे सकता। रोहन, जो पहले ही बाहर की मुसीबतों से परेशान था, अब घर में भी शांति नहीं पा रहा था और उसने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया था। वह रात भर जागता रहता और सोचता कि आखिर उसके अच्छे खासे चलते हुए काम को किसकी नजर लग गई है। उन दोनों का रिश्ता, जो लालच की नींव पर टिका था, अब नींव हिलते ही डगमगाने लगा था। आराध्या अपने कार्यालय में बैठकर रोहन की हर गतिविधि की रिपोर्ट पढ़ रही थी, जो उसके जासूस उसे हर घंटे भेजते थे। उसे पता था कि रोहन अब मानसिक रूप से टूटने की कगार पर है और यही वह सही समय है जब उसे सबसे बड़ा धोखा दिया जाए। उसने फैसला किया कि वह एक पाँच की है, उसे बेचने की बात धोखा दुहा बात रोहन को एक झूठी उम्मीद देगी, ताकि जब वह उम्मीद टूटे तो उसका दर्द और भी गहरा हो। आराध्या ने अपनी कंपनी के वार्षिक समारोह के निमंत्रण पत्र को देखा, जो शहर का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम होने वाला था। उसने सोचा कि यह रोहन और काव्या को उस जाल में फंसाने का बेहतरीन मौका है जहां से वे कभी नहीं निकल पाएंगे। उसने अपने निजी सहायक को बुलाया और आदेश दिया कि एक विशेष निमंत्रण पत्र रोहन और काव्या के पते पर भेजा जाए। यह निमंत्रण पत्र किसी साधारण मेहमान का नहीं था, बल्कि इसमें यह संकेत छिपा था कि मल्होत्रा ग्रुप उनके साथ व्यापार करने का इच्छुक है। आराध्या जानती थी कि डूबते हुए रोहन के लिए यह निमंत्रण किसी तिनके के सहारे जैसा होगा, जिसे पकड़ने के लिए वह कुछ भी करेगा। उसने अपनी कुर्सी को घुमाया और शहर के जगमगाते नज़ारों को देखते हुए मन ही मन कहा कि खेल अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचने वाला है। उसका बदला अब केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सार्वजनिक होने वाला था। रोहन अपने कार्यालय में सिर पकड़कर बैठा था, जहां चारों तरफ बिखरे हुए कागज उसकी बर्बादी की गवाही दे रहे थे। उसकी मेज पर बैंक के नोटिस और लेनदारों की धमकियों भरे पत्र जमा हो चुके थे, जिन्हें देखकर उसका दम घुटने लगा था। पिछले कुछ दिनों में उसकी दार्मी में उसकी अथानी की गवाही दे रहे थे। कंपनी के शेयर औंधे मुंह गिर चुके थे और कर्मचारी भी वेतन न मिलने के कारण काम छोड़कर जा रहे थे। रोहन को अपनी आंखों के सामने अपना बनाया हुआ छोटा सा साम्राज्य ढहते हुए नजर आ रहा था और वह पूरी तरह से हताश हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसकी किस्मत इतनी बुरी तरह से पलट गई। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला और चपरासी ने एक सुनहरा लिफाफा लाकर उसकी मेज पर रख दिया, जो देखने में बेहद कीमती लग रहा था। रोहन ने बेमन से उस लिफाफे को उठाया, लेकिन उस पर छपे मल्होत्रा ग्रुप के शाही लोगों को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह शहर का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित व्यापारिक समूह था, जिसके साथ काम करने का सपना हर व्यापारी देखता था। रोहन के कांपते हाथों ने लिफाफा खोला और उसमें रखे निमंत्रण पत्र को पढ़ा, जो उसे मल्होत्रा ग्रुप की वार्षिक पार्टी में शामिल होने के लिए भेजा गया था। पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा था कि मल्होत्रा ग्रुप नए और उभरते हुए व्यापारियों के साथ साझेदारी करने का इच्छुक है और वे रोहन से मिलना चाहते हैं। रोहन का चेहरा, जो कुछ पल पहले तक मुरझाया हुआ था, अब खुशी और उम्मीद से चमकने लगा। उसे लगा कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और यह उसके डूबते हुए जहाज को बचाने का आखिरी और सबसे बड़ा मौका है। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और काव्या को कॉल किया, ताकि उसे यह खुशखबरी सुना सके। उसकी आवाज में फिर से वही पुराना जोश और अहंकार लौट आया था, जो पिछले एक महीने से गायब था। काव्या उस समय घर पर बैठी अपनी पुरानी साड़ियों को कोस रही थी कि तभी रोहन का फोन आया और उसने उसे पार्टी के बारे में बताया। काव्या की आंखों में भी चमक आ गई, क्योंकि वह जानती थी कि मल्होत्रा ग्रुप की पार्टी का मतलब है शहर के सबसे अमीर लोगों के बीच उठना बैठना। रोहन ने उसे समझाया कि अगर वे इस पार्टी में नए चेयरमैन को प्रभावित करने में सफल रहे तो उनकी सारी आर्थिक समस्याएं पल भर में खत्म हो जाएंगी। उन दोनों ने यह मान लिया था कि यह निमंत्रण उनकी काबिलियत की वजह से आया है, न कि किसी जाल का हिस्सा है। शाम को रोहन घर पहुंचा तो काव्या पहले से ही तैयार बैठी थी और उसने मांग की कि इस खास मौके के लिए उन्हें नए और महंगे कपड़े खरीदने होंगे। रोहन थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि उसके पास नकद पैसे बहुत कम बचे थे और क्रेडिट कार्ड की सीमा भी खत्म होने वाली थी। लेकिन काव्या ने जिद की कि वहां बड़े लोग होंगे, इसलिए उनका दिखना भी वैसा ही शानदार होना चाहिए, वरना कोई उनसे बात नहीं करेगा।
रोहन को उसकी बात सही लगी और उसने इसे अपने भविष्य के लिए एक जरूरी निवेश मानकर अपनी जमा पूंजी का आखिरी हिस्सा निकालने का फैसला किया। वे दोनों शहर के सबसे महंगे बुटीक में गए, जहां काव्या ने एक बेहद खूबसूरत और कीमती लाल गाउन पसंद किया, जिसकी कीमत उनके बजट से कहीं ज्यादा थी। रोहन का दिल बैठा जा रहा था, लेकिन उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपना आखिरी क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया। उसने खुद के लिए भी एक डिजाइनर सूट खरीदा, ताकि वह किसी बड़े उद्योगपति से कम न लगे। वे दोनों इस मुगालते में थे कि यह बाहरी दिखावा उन्हें उस दलदल से बाहर निकाल देगा जिसमें वे ढंसते जा रहे थे। उन्हें जरा भी भनक नहीं थी कि वे अपनी बर्बादी का जश्न मनाने के लिए खुद ही पैसे खर्च कर रहे हैं। उधर शहर के दूसरे कोने में अपने आलीशान पेंटहाउस में बैठी आराध्या एक बड़ी स्क्रीन पर उनकी हर हरकत देख रही थी। उसके चेहरे पर एक शांत लेकिन खतरनाक मुस्कान थी, क्योंकि उसका शिकार ठीक उसी तरह जाल में फंस रहा था जैसा उसने सोचा था। वकील वर्मा ने उसे बताया कि रोहन ने अपनी बची खुची सारी रकम कपड़ों और दिखावे पर खर्च कर दी है और अब वे पूरी तरह कंगाल हो चुके हैं। आराध्या ने अपनी वाइन का एक घूंट भरा और सोचा कि असली तमाशा तो अब शुरू होगा जब वे उस पार्टी में कदम रखेंगे। आराध्या ने अपनी अलमारी खोली और वह ड्रेस निकाली जिसे उसने आज रात के लिए विशेष रूप से डिजाइन करवाया था। यह केवल एक कपड़ा नहीं था, बल्कि उसकी शक्ति और पुनर्जन्म का प्रतीक था, जो रोहन और काव्या की आंखों को चौंधियां देने वाला था। उसने अपने बेटे अंश को प्यार किया, जो अब सुरक्षित हाथों में था, और उसे बताया कि आज मां एक बहुत जरूरी काम खत्म करने जा रही है। आराध्या की आंखों में अब वह डर नहीं था जो उस तूफानी रात को था, बल्कि अब वहां एक विजेता का आत्मविश्वास चमक रहा था। पार्टी की शाम आ गई और रोहन व काव्या तैयार होकर आईने के सामने खड़े थे और अपनी खूबसूरती पर इतरा रहे थे। वे एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे और सपने देख रहे थे कि कैसे वे पार्टी की शान बनेंगे और मल्होत्रा ग्रुप के चेयरमैन का दिल जीत लेंगे। रोहन ने काव्या से कहा कि आज रात के बाद उनकी गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे और वे फिर से राजाओं की तरह जिएंगे। वे दोनों अपनी कल्पित सफलता के नशे में चूर होकर घर से निकले और अपनी पुरानी कार में बैठकर होटल की ओर चल दिए। जैसे ही उनकी कार उस भव्य 5 सितारा होटल के सामने रुकी, वहां की चकाचौंध और सजावट देखकर वे दोनों मंत्रमुग्ध हो गए। वहां मीडिया का जमावड़ा था और शहर की नामचीन हस्तियां अपनी महंगी गाड़ियों से उतर रही थीं। रोहन ने अपनी टाई ठीक की और काव्या का उनकी प्रदाश न्यूज़ 18 और दोहन की अत्तिपात हाथ थामकर रेड कारपेट पर कदम रखा, जैसे कि वे भी इस दुनिया का एक अहम हिस्सा हों। लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस चमक धमक के पीछे अंधेरे में एक शेरनी उनका इंतजार कर रही है, जो आज रात उनका शिकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। होटल के विशाल बैंक्वेट हॉल के अंदर का नज़ारा किसी स्वर्ग से कम नहीं था, जहां छत पर लगे विशाल झूमर अपनी रोशनी से पूरे माहौल को नहला रहे थे। दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग और फर्श पर बिछे मखमली कालीन वहां की भव्यता की कहानी कह रहे थे। रोहन और काव्या ने जब अंदर कदम रखा तो वे कुछ पलों के लिए तो वहां की चकाचौंध में खो गए, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी हैसियत का एहसास होने लगा। वहां मौजूद हर शख्स अरबपति था और उनकी बातचीत का स्तर रोहन की समझ से बहुत ऊपर था। वे दोनों अपने महंगे कपड़ों के बावजूद वहां के माहौल में बेमेल लग रहे थे और उनके चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। रोहन ने अपनी घबराहट को छुपाने के लिए वेटर की ट्रे से शैंपेन का एक गिलास उठाया और एक सांस में पी गया। उसने काव्या का हाथ पकड़कर भीड़ में घुसने की कोशिश की, ताकि किसी बड़े व्यापारी से बात करके अपने डूबते जहाज को बचा सके। लेकिन जैसे ही वे किसी बात कर आया, समूह के पास जाते लोग उन्हें अनजान समझकर अनदेखा कर देते या वहां से हट जाते। रोहन को यह उपेक्षा बहुत चुभ रही थी, क्योंकि वह खुद को एक बड़ा खिलाड़ी समझता था। काव्या भी अब असहज महसूस कर रही थी और उसे डर सताने लगा था कि उनका यह आखिरी दांव भी कहीं खाली न चला जाए। अचानक हॉल में बज रहा संगीत धीमा हो गया और मंच पर खड़े उद्घोषक ने माइक संभालते हुए सबकी तवज्जो अपनी ओर खींची। उसने भारी और गूंजती हुई आवाज में घोषणा की कि मल्होत्रा ग्रुप की नई चेयरपर्सन अब हमारे बीच आने वाली है। यह सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और सभी की निगाहें उस भव्य सीढ़ी की ओर मुड़ गईं, जहां से वह खास मेहमान उतरने वाली थी। रोहन और काव्या ने भी अपनी सांसें रोक लीं
और उत्सुकता से उस ओर देखने लगे, यह सोचते हुए कि शायद यही वह मौका है जब वे अपनी किस्मत बदल सकते हैं। सीढ़ियों के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक आकृति उभरी, जिसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स की पलकें झपकना बंद हो गईं। आराध्या ने एक गहरा काला गाउन पहन रखा था, जिस पर हीरे जड़े थे और जो रोशनी में तारों की तरह चमक रहे थे। उसका आत्मविश्वास और चाल ढाल किसी महारानी जैसी थी, और उसके पीछे सुरक्षाकर्मियों का एक दस्ता चल रहा था। उसके चेहरे पर एक शांत लेकिन प्रभावशाली भाव था, जिसने पूरे कमरे को अपने वश में कर लिया था। कोई भी यह नहीं कह सकता था कि यह वही महिला है जो कुछ दिन पहले सड़कों पर ठोकरें खा रही थी। रोहन और काव्या भीड़ के पीछे खड़े थे, इसलिए वे शुरुआत में उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाए। वे दोनों पागलों की तरह लोगों को धक्का देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे ताकि चेयरपर्सन के करीब पहुंच सकें। रोहन का मानना था कि अगर उसने सबसे पहले जाकर अपना परिचय दिया तो शायद उसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। काव्या भी अपनी हील्स की परवाह किए बिना उसके पीछे भागी और वे दोनों किसी तरह धक्का मुक्की करते हुए पहली कतार में पहुंचने में कामयाब हो गए। उनकी आंखों में लालच और उम्मीद का एक अजीब मिश्रण था जो उन्हें अंधा बना रहा था। जैसे ही आराध्या सीढ़ियों से नीचे उतरी और भीड़ के करीब आई, रोहन और काव्या के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वे दोनों पत्थर की मूर्ति की तरह अपनी जगह पर जम गए, क्योंकि उनके सामने जो महिला खड़ी थी वह हूबहू आराध्या जैसी दिख रही थी। लेकिन उनका दिमाग इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि उनकी वह सीधी सादी पत्नी इतनी शक्तिशाली हो सकती है। रोहन ने अपनी आंखों को मला और काव्या की तरफ देखा, जो खुद भी सदमे में थी और जिसका मुंह खुला का खुला रह गया था। कुछ पलों के बाद उनके आश्चर्य ने फिर से उनके पुराने अहंकार और गलतफहमी को जगह दे दी। काव्या ने धीरे से रोहन के कान में कहा कि यह आराध्या नहीं हो सकती, और अगर यह वही है तो जरूर इसने यहाँ वेटर या किसी अमीर आदमी की रखैल बनकर प्रवेश पाया है। रोहन को यह बात जंच गई, क्योंकि उसके लिए यह मानना असंभव था कि आराध्या किसी कंपनी की मालकिन बन सकती है। उसने सोचा कि यह औरत जरूर यहाँ किसी गलत मकसद से आई है और हमारे नाम को बदनाम कर रही है। अब उनके चेहरे पर डर की जगह एक क्रूर मुस्कान आ गई। उन्होंने तय किया कि वे अभी सबके सामने जाकर इसका पर्दाफाश करेंगे और इसे जलील करके यहाँ से बाहर निकालेंगे। रोहन और काव्या ने अपनी पुरानी हेकड़ी के साथ आराध्या की तरफ कदम बढ़ाए, जो अभी कुछ मेहमानों से औपचारिक बात कर रही थी। जब वे उसके करीब पहुंचे तो आराध्या ने अपनी गर्दन घुमाई और सीधा उनकी आंखों में देखा। उसकी निगाहों में पहचान की कोई चमक नहीं थी, बल्कि एक ऐसा ठंडापन था जिसने एक पल के लिए रोहन की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। लेकिन मूर्खता के नशे में चूर रोहन ने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। काव्या ने आगे बढ़कर तंज कसते हुए ऊंची आवाज में कहा कि अरे देखो तो यह कौन है, हमारी पुरानी नौकरानी जो अब महारानी बनने का नाटक कर रही है। उसकी आवाज सुनकर आसपास खड़े लोग चौंक गए और वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। रोहन ने भी काव्या का साथ देते हुए कहा कि तुमने जरूर ये कपड़े और गहने कहीं से चुराए होंगे, क्योंकि तुम्हारी औकात तो 2 वक्त की रोटी की भी नहीं है। वे दोनों जोर जोर से हंसने लगे, यह सोचकर कि उन्होंने आराध्या को रंगे हाथों पकड़ लिया है और अब वे उसे सबके सामने नंगा कर देंगे। आराध्या ने अपने हाथ में पकड़े हुए क्रिस्टल ग्लास को धीरे से मेज पर रखा और उन दोनों की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया। उसके चेहरे पर न तो कोई गुस्सा था और न ही कोई शर्मिंदगी, बल्कि एक दया का भाव था जो शेर शिकार करने से पहले अपने शिकार के लिए महसूस करता है। उसने बिना कोई शब्द बोले अपने बॉडीगार्ड को एक इशारा किया जो साये की तरह उसके पीछे खड़ा था। रोहन अभी भी अपनी बकवास जारी रखे हुए था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह एक ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा होकर उसे भड़कने की चुनौती दे रहा है। होटल के उस विशाल और खामोश हॉल में रोहन की कर्कश आवाज गूंज रही थी, जो सुरक्षाकर्मियों को चिल्ला चिल्लाकर बुला रहा था। उसने आराध्या की तरफ उंगली उठाते हुए कहा कि इस औरत ने यहां घुसपैठ की है और इसे तुरंत धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए। वहां मौजूद संभ्रांत मेहमान और बड़े उद्योगपति इस तमाशे को देखकर हैरान थे और आपस में कानाफूसी कर रहे थे। काव्या भी रोहन के सुर में सुर मिलाते हुए आराध्या पर भद्दे कमेंट्स कर रही थी और उसे एक धोखेबाज साबित करने की पूरी कोशिश में लगी थी। रोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो माने कि आराध्या पर भोते आरोस के दाश में लगी चुका था और उसकी गर्दन की नसें फूल गई थीं, क्योंकि कोई भी सुरक्षाकर्मी उसके आदेश का पालन नहीं कर रहा था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये गार्ड्स उसकी बात सुनने के बजाय बुत बनकर क्यों खड़े हैं। आराध्या ने एक शांत और ग्रेसफुल इशारे से अपने मुख्य सुरक्षा अधिकारी को रुकने का संकेत दिया, जो रोहन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसने धीरे से अपने हाथ में पकड़ा हुआ माइक्रोफोन उठाया और उसकी आवाज पूरे हॉल में किसी आसमानी बिजली की तरह गूंज उठी। उसने रोहन की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा कि क्या उसका तमाशा खत्म हो गया है या अभी कुछ और बाकी है। उसकी आवाज में इतना अधिकार और वजन था कि रोहन एक पल के लिए सहम गया, लेकिन उसका अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा था। उसने पलटकर कहा कि वह उसे बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और वह मल्होत्रा ग्रुप के नए मालिकों को जानता है। यह सुनकर आराध्या के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। रोहन ने अपनी जेब से फोन निकाला और धमकी दी कि वह अभी अपने सबसे बड़े फाइनेंसर को कॉल करेगा, जो इस पार्टी का आयोजक भी है। उसने कहा कि एक कॉल पर वह आराध्या को पुलिस के हवाले करवा देगा और उसे जिंदगी भर जेल में सड़ा देगा। उसने कांपते हाथों से उसकी पारी बड़ी बड़ी बताया गया नंबर को डायल किया, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था और जिसे वह अपना मसीहा समझता था। फोन की घंटी बजने लगी और पूरे हॉल में एक अजीब सी उत्तेजना फैल गई कि आखिर आगे क्या होने वाला है। रोहन ने फोन को स्पीकर पर डाल दिया ताकि सभी लोग सुन सकें कि कैसे वह इस औरत को बेनकाब करता है और अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। तभी एक चौंकाने वाली घटना हुई जिसने रोहन और काव्या के होश उड़ा दिए और उन्हें पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। रोहन के फोन पर बज रही घंटी की आवाज अचानक आराध्या के हाथ में मौजूद फोन से आने लगी। आराध्या ने मुस्कुराते हुए अपनी स्क्रीन दिखाई, जिस पर रोहन का नाम जगमगा रहा था, और उसने सबके सामने कॉल रिसीव कर ली। माइक के जरिए उसकी आवाज रोहन के फोन से भी गूंजी और उसने कहा कि बताइए मिस्टर रोहन, आप अपने फाइनेंसर से क्या कहना चाहते हैं। यह दृश्य देखकर रोहन के हाथों से फोन छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से पूरी धरती खींच ली हो। काव्या का चेहरा सफेद पड़ गया था और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। आराध्या ने मंच पर लगे विशाल डिजिटल स्क्रीन की ओर इशारा किया और पल भर में वहां रोहन की कंपनी और संपत्ति का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल गया। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा था कि रोहन की सारी जायदाद, उसके घर और बैंक खाते अब मल्होत्रा ग्रुप के अधीन एन। आराध्या ने माइक पर घोषणा की कि उसने रोहन के बाजार में फैले हर एक कर्ज को खरीद लिया है और अब वह उसका एकमात्र मालिक है। उसने बताया कि जिस घर का घमंड दिखाकर उन्होंने उसे निकाला था, वह घर अब कानूनी तौर पर वापस उसी के नाम हो चुका है। रोहन यह सब देखकर लड़खड़ाने लगा, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। अभी रोहन इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि तभी उसके गिरे हुए फोन पर उसके ऑफिस के मैनेजर का कॉल आया। आराध्या ने इशारा किया और एक गार्ड ने फोन उठाकर स्पीकर पर डाल दिया ताकि सब सुन सकें। मैनेजर की रोती हुई आवाज आई कि सर, पुलिस और बैंक के 2000 काम्पियनी जी इंडियन पेस बाद गार्ड कभी एक बाद गार्ड गान से एक बाद गार्ड कभी आराध्या। अधिकारियों ने ऑफिस सील कर दिया है और वे आपको गिरफ्तार करने के लिए वहां आ रहे हैं। उसने बताया कि हमारे ऊपर धोखाधड़ी और गबन के गंभीर आरोप लगे हैं और कोई भी वकील केस लेने को तैयार नहीं है। यह सुनते ही काव्या चीख पड़ी और रोहन घुटनों के बल जमीन पर गिर गया, मानो उसके शरीर में जान ही न बची हो। आराध्या धीरे धीरे चलकर उनके करीब आई और उसने अपनी वह पुरानी और टूटी हुई घड़ी उन्हें दिखाई जो रोहन ने उस रात तोड़ दी थी। उसने कहा कि यह वही वक्त है जो बदल चुका है, लेकिन इस बार फैसला उसके हाथ में है। उसने बताया कि उसने पुलिस को उस रात की सीसीटीवी फुटेज सौंप दी है, जिसमें वे उसे और उसके मासूम बेटे को बेरहमी से मार रहे थे। घरेलू हिंसा और जान से मारने की कोशिश के आरोप में उनकी गिरफ्तारी वारंट पहले ही जारी हो चुका है। रोहन ने गिड़गिड़ाते हुए आराध्या के पैर पकड़ने की कोशिश की और माफी की भीख मांगने लगा, लेकिन आराध्या ने पीछे हटते हुए कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है और उसे अपने किए की सजा भुगतनी ही होगी। तभी हॉल के मुख्य दरवाजे से पुलिस की एक टीम तेजी से अंदर दाखिल हुई और उन्होंने रोहन और काव्या को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस कमिश्नर ने खुद आगे बढ़कर आराध्या को सलाम किया और रोहन के हाथों में हथकड़ी पहना दी। काव्या ने भागने की कोशिश की और उनके अपने बताई। काव्या ने बादी हदरफ को पुलिस कमिश्नर ने हथकड़ी पहना दी, चिल्लाई कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन महिला पुलिसकर्मियों ने उसे भी दबोच लिया।
वे दोनों अब उसी तरह लाचार और बेबस दिख रहे थे जैसे उस तूफानी रात को आराध्या थी। उनकी आंखों में पछतावा और डर था, लेकिन वहां मौजूद भीड़ में से किसी की भी आंखों में उनके लिए सहानुभूति नहीं थी। पुलिस उन्हें घसीटते हुए हॉल से बाहर ले जाने लगी, जबकि मीडिया के कैमरे लगातार उनकी तस्वीरें खींच रहे थे जो कल के अखबारों की हेडलाइन बनने वाली थीं। रोहन बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जहां आराध्या एक विजेता की तरह खड़ी थी और उसकी चमक से पूरा हॉल रोशन था। उसने उसे बर्बाद करने की कसम खाई थी, लेकिन आज वह खुद अपनी ही बनाई आग में जलकर राख हो गया था। काव्या का मेकअप आंसुओं से धुल चुका था और उसकी महंगी ड्रेस अब एक मजाक बनकर रह गई थी। उनका अपमान उतना ही सार्वजनिक और गहरा था जितना उन्होंने आराध्या के साथ किया था। जब वे दोनों नजरों से ओझल हो गए तो हॉल में एक पल की शांति छाई और फिर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा वातावरण गूंज उठा। आराध्या ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसके सीने पर रखा हुआ एक भारी बोझ आज हमेशा के लिए हट गया है। उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछा जो दुख के नहीं बल्कि जीत और राहत के थे। उसने साबित कर दिया था कि एक औरत अगर ठान ले तो वह अपनी राख से भी उठकर एक नया साम्राज्य खड़ा कर सकती है। आज की रात बुराई का अंत और एक नई शक्ति का उदय देखने के लिए इतिहास में दर्ज हो गई थी। आराध्या ने अपने वकील और बेटे की तरफ देखा, जो एक कोने में खड़े होकर उसे गर्व से निहार रहे थे। उसने माइक पर सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह जश्न किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि न्याय की जीत के लिए है। उसने वादा किया कि मल्होत्रा ग्रुप अब न केवल व्यापार करेगा बल्कि उन लोगों की आवाज भी बनेगा जिन्हें समाज कमजोर समझकर कुचल देता है। उसकी इस बात ने वहां मौजूद हर दिल को छू लिया और लोगों के मन में उसके लिए सम्मान कई गुना बढ़ गया। यह अंत नहीं था बल्कि आराध्या की जिंदगी के सबसे सुनहरे अध्याय की शुरुआत थी। अगली सुबह का सूरज जब शहर के क्षितिज पर उदित हुआ तो उसकी सुनहरी किरणें मल्होत्रा मैंशन की विशाल खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थीं। यह सुबह आराध्या के लिए केवल एक नए दिन की शुरुआत नहीं थी बल्कि उसके जीवन के एक बिल्कुल नए अध्याय का प्रारंभ थी। वह अपनी बालकनी में खड़ी होकर उस बगीचे को निहार रही थी जहां अब डर और प्रताड़ना की कोई जगह नहीं थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और उसे पहली बार सच्ची आज़ादी का एहसास हो रहा था जो पिछले कई सालों से कहीं खो गई थी। उसके मन में अब वह घबराहट नहीं थी जो हर सुबह रोहन के जागने के डर से होती थी। आज वह अपने पिता के घर में थी जो अब उसका अपना किला था और जहां उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता था। तभी पीछे से नन्हे कदमों की आहट आई और अंश अपनी नींद भरी आंखों को मलते हुए वहां आ गया। आराध्या ने मुड़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसकी मासूम मुस्कान ने उसके दिल को सुकून से भर दिया। अंश ने पूछा कि क्या अब वे कभी उस गंदे घर में वापस नहीं जाएंगे जहां पापा उसे मारते थे। आराध्या ने उसे सीने से लगाते हुए वादा किया कि अब कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता और उसकी दुनिया अब खुशियों से भरी होगी। नौकरों ने नाश्ता तैयार होने की सूचना दी और आराध्या अपने बेटे का हाथ थामकर शाही डाइनिंग हॉल की ओर बढ़ गई। ये वही घर था जहां उसका बचपन बीता था और अब वह अपने बेटे को वही सुरक्षित बचपन देने के लिए प्रतिबद्ध थी। दूसरी ओर शहर की केंद्रीय जेल की कालकोठरी में रोहन का हाल बेहाल था, जहां उसे रात भर नींद नहीं आई थी। वह ठंडे फर्श पर बैठा अपने नसीब को कोस रहा था और सोच रहा था कि आखिर उसने आराध्या को इतना कम कैसे आंक लिया। उसके कानों में अभी भी पुलिस के अफीस तक कारहा का गरमन था। सायरन और हथकड़ियों की खनक गूंज रही थी जिसने उसके अहंकार को चकनाचूर कर दिया था। उसे अब एहसास हो रहा था कि काव्या के बहकावे और अपने लालच ने उसे किस गर्त में धकेल दिया है। जेल की सलाखों के पीछे से उसे वह आजाद दुनिया दिखाई दे रही थी जो अब उसके लिए केवल एक सपना बनकर रह गई थी। काव्या को महिला बैरक में रखा गया था, जहां उसका आलीशान जीवन अब एक कड़वी याद बनकर रह गया था। उसकी महंगी साड़ियां और गहने पुलिस ने जब्त कर लिए थे और उसे एक साधारण कैदी की तरह रखा जा रहा था। वह कोने में बैठकर रो रही थी और चिल्ला रही थी कि उसे फंसाया गया है, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। जिन सहेलियों और समाज के लोगों के सामने वह इतराया करती थी, आज वही लोग अखबारों में उसकी गिरफ्तारी की खबरें पढ़कर उस पर थूक रहे थे। उसकी खूबसूरती और घमंड अब जेल की चारदीवारी में कैद होकर रह गए थे और भविष्य समाज के साम उसकी अद्रासाम ऐसे भी एक ईवी बारी में और ईवी बारी पड़े गए
कि हमारी समाज इसका मदद बारी पड़े गए थे। जेल की काम करती। अंधकारमय नजर आ रहा था। कुछ महीनों बाद अदालत का फैसला आया, जिसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी और न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत कर दिया। रोहन और काव्या को घरेलू हिंसा, धोखाधड़ी और जानलेवा हमले के जुर्म में 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जज ने अपने मानों में ताला था और का अदालत का फैसला जानलेवा हमले के जुर्म में समझा। फैसले में कहा कि समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो रिश्तों की आड़ में हैवानियत करते हैं। जब उन्हें पुलिस वैन में बैठाकर जेल ले जाया जा रहा था तो रोहन की नजर भीड़ में खड़ी आराध्या पर पड़ी। आराध्या की आंखों में अब भी वही शांति थी, लेकिन रोहन की आंखों में केवल शर्मिंदगी और हार थी। यह उस लड़ाई का अंतिम परिणाम था जिसे रोहन ने शुरू किया था, लेकिन खत्म आराध्या ने किया। सजा के बाद आराध्या ने अपनी पुरानी उस छोटी सी जगह पर जाने का फैसला किया जहां उसने अपने जीवन के सबसे बुरे दिन काटे थे। वह उस मकान के सामने खड़ी थी जिसे रोहन और काव्या ने उससे छीनने की कोशिश की थी। अब वह मकान वीरान और खामोश पड़ा था, जैसे वह भी अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हो। आराध्या ने वकील वर्मा से कहा कि वह इस संपत्ति को बेचना नहीं चाहती, बल्कि इसका उपयोग एक नेक काम के लिए करना चाहती है। उसने तय किया कि इस घर को एक आश्रय स्थल में बदल दिया जाएगा जहां उसके जैसी पीड़ित महिलाएं सहारा ले सकेंगी। ये उसकी तरफ से उन सभी औरतों के लिए एक उपहार था जो आज भी अंधेरे में जी रही हैं। मल्होत्रा ग्रुप के मुख्यालय में अब एक नई ऊर्जा और अनुशासन का माहौल था, क्योंकि नई चेयरपर्सन ने कमान पूरी तरह से संभाल ली थी। आराध्या जब बोर्ड रूम में प्रवेश करती तो सभी निदेशक सम्मान में खड़े हो जाते और उनकी नजरों में उसके लिए गहरा आदर होता। उसने केवल अपने पिता की विरासत को संभाला नहीं था, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। उसने कंपनी की नीतियों में बदलाव किया और कर्मचारियों के हित में कई बड़े फैसले लिए, जिससे उसका नाम व्यापार जगत में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। अब लोग उसे रोहन की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक सफल और दयालु उद्योगपति के रूप में जानते थे। आराध्या ने अपने वादे के मुताबिक नया सवेरा नाम से एक संस्था की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को कानूनी और आर्थिक मदद देना था। इस संस्था का उद्घाटन उसने अपने बेटे अंश के हाथों करवाया, ताकि वह भी बचपन से ही समाज सेवा और न्याय का महत्व समझ सके। शहर के बड़े बड़े लोग और राजनेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने आराध्या के इस कदम की सराहना की। आराध्या ने मंच से कहा कि चुप रहना अपराध को सहना है और अब समय आ गया है कि महिलाएं अपनी शक्ति को पहचानें। उसकी बातों ने वहां मौजूद हर महिला के अंदर एक नई उम्मीद जगा दी। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया और आराध्या ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से व्यवस्थित कर लिया। अंश अब स्कूल जाने लगा था और वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी अव्वल था। रोहन का नाम अब उनकी जिंदगी से लगभग मिट चुका था और वे दोनों अपनी खुशहाल दुनिया में मग्न थे। कभी कभी रात में जब बारिश होती तो आराध्या को वह पुरानी तूफानी रात याद आती, लेकिन अब उसे डर नहीं लगता था। उसे गर्व होता था कि उसने उस रात हार नहीं मानी और अपने तथा अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ी। वह जानती थी कि अगर वह उस दिन कमजोर पड़ जाती तो आज यह दिन कभी नहीं आता। एक दिन वकील वर्मा आराध्या के केबिन में आए और उन्होंने एक पुरानी फाइल उसकी मेज पर रखी। यह उसके पिता की डायरी थी, जिसे वे अपने आखिरी दिनों में लिखा करते थे और जिसे वर्मा जी ने संभाल कर रखा था। आराध्या ने जब उसे पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसमें लिखा था कि उन्हें अपनी बेटी की क्षमता पर पूरा भरोसा है। उसके पिता जानते थे कि वक्त आने पर आराध्या वह सब कर दिखाएगी जो शायद कोई बेटा भी नहीं कर पाता। यह डायरी आराध्या के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी, क्योंकि इसमें उसके पिता का आशीर्वाद और प्यार छिपा था। जेल में रोहन का जीवन नरक बन चुका था, क्योंकि उसे हर दिन अपनी गलतियों का एहसास होता था। उसे पता चला कि आराध्या अब देश की सबसे सफल महिलाओं में गिनी जाती है और उसका बेटा एक राजकुमार की तरह पल रहा है। यह खबर उसके लिए किसी सजा से कम नहीं थी, क्योंकि यह सब कुछ उसका हो सकता था अगर उसने लालच और क्रूरता का रास्ता न चुना होता। वह अपनी कोठरी की दीवार पर सिर पटकता और रोता, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। उसका पछतावा अब उसके साथ उसकी परछाई बनकर रह गया था, जो उसे पल पल मार रहा था।
काव्या की हालत भी कुछ अलग नहीं थी, क्योंकि उसके परिवार ने भी उससे रिश्ता तोड़ लिया था। जेल में उसे कोई मिलने नहीं आता था और वह अपनी तन्हाई से बातें करती रहती थी। उसे अब समझ आ रहा था कि दूसरों का घर उजाड़कर अपना महल बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होता। उसने जो गड्ढा आराध्या के लिए खोदा था, आज वह खुद उसी में गिरकर तड़प रही थी। उसका सौंदर्य और यौवन जेल की सख्त जिंदगी में ढल चुका था और अब वह एक समय से पहले बूढ़ी हो चुकी औरत नजर आती थी। नियति का चक्र अपना काम पूरा कर चुका था। शाम का समय था और आराध्या अपने ऑफिस की छत पर खड़ी होकर डूबते हुए सूरज को देख रही थी। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था और नीचे सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही थीं। उसने महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत पैसा या पद नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और साहस है। उसने नीचे देखा, जहां उसकी संस्था की इमारत बनकर तैयार हो रही थी और चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आ गई। उसने खुद को साबित कर दिया था कि वह केवल एक वारिस नहीं है, बल्कि एक योद्धा है जिसने अपनी तकदीर खुद लिखी है। अंश दौड़ता हुआ आया और उसने आराध्या का हाथ पकड़कर कहा कि चलिए मां, घर जाने का समय हो गया है। आराध्या ने उसे गोद में उठाया और शहर की उस जगमगाहट की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह दुनिया बहुत खूबसूरत है अगर हम सही रास्ते पर चलें। वे दोनों लिफ्ट की ओर बढ़ गए और उनके पीछे एक सुनहरा भविष्य उनका इंतजार कर रहा था। अंधेरी रात का अंत हो चुका था और अब उनकी जिंदगी में केवल उजाला ही उजाला था। आराध्या मल्होत्रा की कहानी अब हर उस इंसान के लिए प्रेरणा थी जो अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखता था।